हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल भाई। लेक्चर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। मॉडल्स की बात हमने कर ली है। एक मॉडल्स आपका और आएगा सोमरफील्ड मॉडल, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको दो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला तो है आपका कौन सा, दे ब्रोगली समीकरण, ठीक है ना, जो आप द्रव्य की द्वैत प्रकृति भी उसको बोलोगे। और दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर्स नियम और है, एक किसका, हाइजेनबर्ग का एक सिद्धांत है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दे ब्रोगली की समीकरण, या इसको द्रव्य की द्वैत प्रकृति भी अपन कहेंगे। ठीक है ना। अब हो क्या रहा था कि आपने देखा था कि जो कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रकाश का विवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, ये शब्द तो किसको दिखा रहे थे भाई, प्रकाश की तरंग प्रकृति को दिखा रहे थे। ठीक है, और हमने दो गुणधर्म पढ़े थे, कौन कौन से, कृष्ण का, और एक हमने पढ़ा था प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ये आपको किस नेचर को बता रहे थे, पार्टिकल नेचर को बता रहे थे, कणीय प्रकृति को बता रहे थे। तो यहां ये क्वेश्चन माइंड में हुआ कि भाई हम क्या माने, प्रकाश की प्रकृति को हम तरंगीय माने या प्रकाश की प्रकृति को हम क्या माने भाई, कणीय माने। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का, या मैं कहूं कि इस जो असमंजस की स्थिति है, इसका जो हल निकाला वो किसने निकाला था, दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने कहा भाई कि जो आपका कोई भी द्रव्य है या जो भी कोई आपका सूक्ष्म कण है, जैसे आपके प्रकाश हो गया, ये आपके ड्यूअल नेचर रखता है, मतलब द्वैत प्रकृति रखता है। इसका नेचर कण की तरह भी है और इसका नेचर पार्टिकल की तरह भी है, यानी इसके अंदर दोनों गुण कैसे होते हैं, समाहित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम तरंगीय प्रकृति की बात करें तो ये तो आपका कौन सा नेचर हो गया भाई, वेव नेचर हो गया। ठीक है, और अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो यह आपका कौन सा नेचर हो गया भाई, पार्टिकल नेचर हो गया। इस तरीके से कणीय प्रकृति हो गई। और अगर हम ड्यूल नेचर की बात करें, द्वैत प्रकृति की बात करें, तो उसमें देखो कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये आपका कण भी है और आपकी तरंग भी है। समझ गए भाई। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया आपको दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने, कि जो प्रकाश है वो कण की तरह भी बिहेव करेगा और आपका तरंग की तरह भी बिहेव करेगा। अब इन्होंने किया गया, देखो इन्होंने दो समीकरण थी आपकी, एक तो कौन सी थी, प्लांक समीकरण थी E=h, और एक आइंस्टीन समीकरण थी E=mc²। इन दोनों समीकरण की सहायता से इन्होंने एक खुद का समीकरण प्रतिपादित किया। देखो देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दे ब्रोगली के अनुसार द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तरंग व कणीय दोनों, तरंग व कणीय दोनों द्वैत प्रकृति होती है। अब द्रव्य में सब आ गए आपके जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी उसमें आ गया, प्रकाश भी उसमें आ गया, लाइट भी उसमें आ गई। ठीक है ना। दूसरी बात, दे ब्रोगली ने प्लांक समीकरण व आइंस्टीन समीकरण की सहायता से एक नए सूत्र का प्रतिपादन किया, देखना भाई कौन सा फॉर्मूला इन्होंने डेराइव किया। देखो पहला मैं आपके लिए लिखाता हूं यहां पर प्लांक समीकरण। तो आप सभी को पता है प्लांक समीकरण क्या है भाई, E=hν। ठीक है, और अगर मैं दूसरी समीकरण की बात करूं तो दूसरी समीकरण आपको दे देता हूं, किसकी, आइंस्टीन की। और हम सभी को पता है कि भाई आइंस्टीन जो एक बहुत ही दमदार साइंटिस्ट माने जाते हैं, इनकी समीकरण कौन सी थी, E=mc²। ठीक है, दोनों समीकरण की हेल्प लेते हैं और एक नया समीकरण देखते हैं। देखो E=mc², इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों से देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो आप लिख सकते हो E= क्या हो गया, hν, और बराबर कर दो किसके, mc² के। अब हमें पता है कि जो आवृत्ति है न्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/λ। ठीक है, न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो इसकी जगह हम c/λ रख देते हैं, ये रख दिया, ये क्या हो गया, mc²। अब एक c से एक c कट जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर था तो एक c रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि एक c रह गया। ठीक है, तो अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, hλ बराबर क्या है, mc, और लैम्बडा उधर जाए और mc नीचे आए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्बडा बराबर क्या हो गया, h/mc। और यहां पर आपको पता है कि c क्या है, प्रकाश का वेग। तो c प्रकाश के वेग के स्थान पर किसी पार्टिकल का वेग रखे तो कण का वेग रखने पर, कण का वेग v रखने पर
ठीक है, प्रकाश के वेग को किससे दिखाते हैं? c से। और अगर कोई और सूक्ष्म कण हो, कोई सूक्ष्म पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके वेग को किससे दिखाएंगे? हम v से। तो c को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? v से। तो c की जगह पर हम क्या रख देंगे? b रख देंगे। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा बराबर हो जाएगा h अपॉन mv। ठीक है, यानी m बराबर क्या है? द्रव्यमान, v बराबर क्या है? वेग। और द्रव्यमान इंटू वेग किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह आप ये भी रख सकते हो, ये किसके बराबर हो गया? h अपॉन p के बराबर। तो यहां पर लिख दोगे आपके यहां जो h है वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h क्या है भाई? प्लांक स्थिरांक, जिसका मान कितना है? बता दो फटाफट। 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और m बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? बता दो भाई। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और v बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, या जो पार्टिकल आपको जो वेग दे रखा है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, और p बराबर क्या होता है? p बराबर होता है आपका संवेग। और अगर संवेग के फॉर्मूले की बोले तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? संवेग का। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले, फाइनल फॉर्मूला ये आपको निकल के आता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। अभी पहले ये सारी जो बातें इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, छाप लो भाई, बिल्कुल फोटो लिख लिया। बोलो भाई, चलें आगे। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, कन्वर्जन भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। कभी कभी होता क्या है, आपको जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको जूल में ना देके वो अर्ग में दे देगा। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा कन्वर्जन आपको करना होता है, उस चीज को भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्योंकि यूनिट पहले देख लेना भाई, यूनिट आपको बराबर चाहिए तभी आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे। अगर यूनिट बराबर नहीं है तो पहले उन यूनिट्स को बराबर करोगे, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो जूल को किस में बदलते हैं? जूल को बदलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप जब प्लांक का समीकरण देखोगे तो उसमें दिखा था ना 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो जूल को चेंज करना होगा तो इसमें चेंज करोगे। और अगर वैल्यू आपको अर्ग में दे रखी हो तो किलोग्राम का कर देना ग्राम, मीटर का कर देना सेंटीमीटर, और सेकंड का रहेगा सेकंड। ठीक है, तो ये दो वैल्यू याद रखना आप। ठीक है, इनकी हेल्प आपको आगे काम में आएंगे। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 6.1 किलोग्राम द्रव्यमान, 6.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहे, वेग से गति कर रहे, वेग से गति कर रहे गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है भाई कि आपको द्रव्यमान दे दिया है, एक बॉल है जिसकी बॉल की जो आपको वजन है वो कितना दे दिया? 0.1 किलोग्राम। ठीक है, और इसका जो वेग है वो कितना है भाई? 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर ये कितना भग रहा है भाई? 10 मीटर भग रहा है। ठीक है ना, तो अब इस गेंद की जो वेवलेंथ है, जो तरंग लंबाई है, वो पूछ रहा है आपसे, क्योंकि लैम्बडा को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य और तरंग लंबाई। ठीक है, वहां भी लिख लेना, जो लैम्बडा है उसको क्या बोलते हैं भाई? लैम्बडा को क्या बोलते हैं? या तो तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई। ये मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने इन सारी बातों को बताया था कि लैम्बडा क्या है, वेग क्या है, ठीक है, आवृत्ति क्या है, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखो लैम्बडा बराबर क्या होता है? h अपॉन mv। तो आपको पता है h का मान कितना है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, बटे में मास कितना है? मास है 0.1 किलोग्राम, गुणा वेग कितना है? वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको पता है आपको जूल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो कटेगा नीचे किलोग्राम और मीटर सेकेंड। चेंज कर दो, तो यहां पे जूल सेकंड था, मैं जूल को चेंज करूंगा तो जूल को क्या लिखूंगा मैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक प्लस का है, दो माइनस का है, तो एक प्लस का अगर मैं घटा दूंगा तो माइनस का एक बचेगा, यानी इसको मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 1। ठीक है, तो आपको पता है सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया, किलोग्राम से क्या गया? किलोग्राम गया,
1 मीटर से 1 मीटर गया, तो जो आपका जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, आपकी मीटर में आएगी। ठीक है, अब देखो 0.1 का गुणा अगर मैं 10 से करूंगा तो आपको पता है 0 चली जाएगी भाई, पॉइंट के बाद 0 के बाद एक पॉइंट लगाओगे ना आप, तो क्या है 1 ही रह जाएगा नीचे, और 1 का भाग लगाओ तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, यानी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये क्या आई भाई, ये आई आपकी वेवलेंथ, किसकी, बॉल की। समझ गए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, पहले इसको लिख लो इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 3.6 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है एक फोटोन, और उस फोटोन की आपको वेवलेंथ दे रखी है, और आपको पूछ रहा है कि इसका वजन बताओ भाई, इसका द्रव्यमान कितना है। तो आपको तो फॉर्मूला पता है कि जब भी रिलेशन आपका आ जाए तरंग दैर्ध्य, मास या संवेग, वेलोसिटी, इनके बीच में, तो कौन सी इक्वेशन लगती है भाई, दे ब्रोगली इक्वेशन। और दे ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। अब आपको क्या पूछ रहा है, वजन पूछ रहा है, तो मास को इधर भेजो, लैम्बडा को नीचे भेजो, तो लैम्बडा मास बराबर क्या हो जाएगा, मास इधर आ गया, लैम्बडा नीचे पहुंच जाएगा, h/λmv। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आपको पता है, मास की वैल्यू आपको निकालनी है, h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू कितनी होती है बताओ, h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और लैम्बडा आपको दे रखा है, लैम्बडा कितना दे रखा है, 3.6 एंगस्ट्रम, लेकिन आपको पता है एंगस्ट्रम से तो कहानी हमारी चलेगी नहीं, और एंगस्ट्रम हमको पता है, एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो मीटर में हमारा काम चल जाएगा, तो हम इसका गुणा कर देंगे 10⁻⁻10 मीटर से। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, हमको वेलोसिटी भी चाहिए भाई, किसकी, फोटोन की। तो फोटोन की जो वेलोसिटी है वो आपको कहां से मिलेगी, अब फोटोन आपको पता है क्या है भाई, प्रकाश। अरे प्रकाश किससे मिलकर बना है, ऊर्जा के बंडल, पैकेट्स, और उनको क्या बोला था, फोटोन। तो फोटोन आ गया, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, लाइट की बात कर रहा है। तो सीधा सीधा प्रकाश का वेग रखेंगे भाई, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3.8 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3.0 कितना होता है, 3.0 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यू को आप नीचे रखो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो, आंसर आपका सामने। ठीक है, रख दो भाई, m बराबर 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन लैम्बडा की वैल्यू रखो 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर इसके बाद वेलोसिटी रख दो कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है, अभी जैसे इसको चेंज करोगे तो यहां पर चेंज होके ये क्या बना देगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया। ठीक है ना, 1 मीटर से आपका 1 मीटर गया, दूसरे मीटर से दूसरा मीटर भी गया। यहां पर आपका आंसर किसमें आएगा, किलोग्राम में आएगा, सीधा सीधा पता चल रहा है। और जब आप इस इक्वेशन का जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो भाई जोड़ बाकी गुणा भाग करने पर आपको 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझसे ये तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं कि मैं आपको यहां पर गुणा भाग करके बताऊं, ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हो भाई, बड़े बच्चे हो आप, ठीक है ना। तो इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, फाइनल आंसर आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो भाई, लिख लिया भाई। अब देखो आगे हम बात करेंगे अब किसकी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, देखो इसको भी देखो भाई। अगली बात, अब बोर्ड ने तो आपको बता दी थी कि भाई इसने तो इलेक्ट्रॉन के वेग का ज्ञात करने का भी सूत्र दे दिया, ठीक है ना। लेकिन हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग बोलता है कि भाई आपके एक टाइम पर, एक ही समय पर आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का जो मापन है उसको नहीं कर सकते यथार्थता के साथ, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आप नहीं निकाल सकते कि भाई इसकी स्थिति ये है और इसका वेग ये है किसी एक ही समय पर। क्योंकि आपको पता है ये न्यूक्लियस है तो इसको चारों ओर कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से घूम रहा है। तो अगर मैं एक ही टाइम पर दोनों चीज कैलकुलेट करने जाऊंगा तो आप समझो, अगर मैं स्थिति कैलकुलेट करना चाहूं, मैं कैलकुलेट करूं कि भाई यहां इसकी स्थिति क्या है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, इसका वेग बदल जाएगा,
बदल जाएगा ना। और मैं अगर इसका वेग कैलकुलेट करने जाऊं, अगर मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट करने जाऊं, तो आपको पता है इसकी स्थिति बदल जाएगी। भाई ये तो लगातार घूम रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पॉइंट पर इसका कैलकुलेट कर लूं कि इसका क्या तो वेग है और कि इसकी क्या स्थिति है। तो मैं वेग कैलकुलेट करने गया तो मेरी स्थिति बदल गई, और अगर स्थिति कैलकुलेट करने गया तो वेग बदल गया। यानी दोनों को एक साथ यथार्थता के साथ आप मापन नहीं कर सकते, असंभव है। यह बात किसने बोली भाई? हाइजेनबर्ग ने बोली। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, आप हेडिंग लगाओगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, देखना इसको। एक ही लाइन लिखाऊंगा इसमें, क्या लिखाऊंगा भाई आपको? एक ही निश्चित समय पर या किसी एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति व सही वेग का मापन एक साथ करना असंभव है। असंभव है यानी किसी एक फिक्स टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसके लिए उसने एक फॉर्मूला भी दिया था। फॉर्मूला क्या दिया था कि जो स्थिति में अनिश्चितता है उसको उसने दिखाया डेल्टा एक्स से, ठीक है, और जो संवेग में अनिश्चितता है उसने उसको दिखाया डेल्टा पी से। इनका मान या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, किससे? h/4π से। क्या बोला कि जो स्थिति में अनिश्चितता है और जो संवेग में अनिश्चितता है उसका मान या तो h/4π के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल भी इससे पूछा जाता है। अब यहां पर होगा क्या, आपको अलग अलग एग्जामों में ना ये जो h/4π है इसकी वैल्यू को अलग कर देता है। इसकी जगह पर क्या दे देता है, कभी कभी आपको h कट दे देता है, इसको h बार भी कभी कभी बोल देते हैं। तो h कट की वैल्यू क्या होती है? h/2π। h कट की वैल्यू क्या होती है? h/2π। तो इसकी जगह क्या लिख देता है, और बदल के मैं यहां आपको लिखा रहा हूं कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से, इसकी जगह आपको यह भी लिख देता है बराबर h कट/2। तो आपको पता है कि अगर h कट की वैल्यू रखूंगा तो h/2π, फिर 2 का 2 से गुणा होगा, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4π। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी आप याद रखना, ठीक है, ये कंपटीशन के पर्पज से। और आपको अगर मैं बोलूं कि आप संवेग को किसमें चेंज कर सकते हो, डेल्टा पी को किसमें चेंज कर सकते हो? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। अब आपको पता है कि मास में तो डेल्टा लगा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कैसा है? फिक्स। तो आगे डेल्टा वी इधर वेलोसिटी में लगाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी बराबर या ज्यादा h/4π के, ठीक है। और मास को नीचे भेज दूं तो क्या लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर होगा या ज्यादा होगा h/4πm के। ये 3 फॉर्मूले आपको मैंने एक ही फॉर्मूले से, 4 फॉर्मूले मैंने आपको इस एक ही फॉर्मूले से बता दिए, कोई सा भी आपको मिल सकता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का सही समीकरण है, और 4 ऑप्शन बना के देगा, कोई सा भी एक आपको मिलेगा, लिख देना, ठीक है भाई। लिख लो इन सारी बातों को पहले। तो आपसे पूछे डेल्टा एक्स यहां पर क्या है? डेल्टा एक्स यहां पर है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी पूछे क्या है तो आप बताओगे संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। लिख लिया भाई, सारी बातें लिख ली। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने दे ब्रोगली और हाइजेनबर्ग को अच्छे से पढ़ लिया है। इनके बेस पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि स्थिति में अनिश्चितता बताओ, या आपको वेलोसिटी वेग में अनिश्चितता पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई फॉर्मूला देगा, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या 3.14, कोई सी भी एक वैल्यू रख देना। एच की वैल्यू भी हमको पता है, प्लांक स्थिरांक की 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। सबकी वैल्यू रखोगे, किसी की एक की वैल्यू आपसे पूछेगा, उसकी फाइंड आउट कर लोगे, जोड़ भाग की गुणा भाग, ठीक है। ये निशान को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। यानी h/4π के या तो बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आप याद रखना। तो आई थिंक आपको सारी बातें आज की क्लास में समझ में आ गई। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।